Assalamu alaikum. Welcome to the channel Legal Astute Hub. Today our topic is Government of India Act 1935. The Government of India Act was passed by the British government in 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड इंडिया, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले का एक्ट है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनाइटेड इंडिया के लिए बनाया था। जब यूनाइटेड इंडिया जो है वो एक कॉलोनी थी, वहाँ यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यानी ब्रिटिश राज था। तो जो भी कवानीन बनाए जाते थे यहाँ पर, वो इस कंट्री को, यूनाइटेड इंडिया को रन करने के लिए वो अंग्रेज़ बनाते थे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कवानीन बनाती थी यूनाइटेड इंडिया के लिए। 1919 में एक एक्ट बनाया गया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था, लेकिन इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और यूनाइटेड इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया कि ये इस कंट्री को, यूनाइटेड इंडिया को रन करने के लिए इनफ नहीं है और ये प्रॉपरली इसको रन नहीं कर सकता। तो इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में ये एक्ट बनाया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये एक लेंथीएस्ट एक्ट बनाया था जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। तो ये एक्ट बहुत ज़्यादा लेंथी था क्योंकि इस एक्ट में बर्मा गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए सेक्शंस थे, तो इसीलिए तो ये एक्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा लेंथी था। तो बाद में तो इस एक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जो बर्मा को चलाने के लिए जो एक्ट्स थे वो सेपरेट कर दिए गए, और जो यूनाइटेड इंडिया के लिए एक्ट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया। तो इसी तरह दो एक्ट्स बन गए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द बर्मा एक्ट 1935। तो इसके बाद जो है ये एक आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन था, ये एक आखिरी एक एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था यूनाइटेड इंडिया के लिए। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड क्या था? तो 1919 में जो एक्ट बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उस पर मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी यूनाइटेड इंडिया की, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। तो इस पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर जो यूनाइटेड इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इसमें शामिल किया और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी अपने कंट्री को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं उस पर वो अपने भी प्रपोजल्स दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना रोल पेश किया। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई एक, इसके बाद कायदे आज़म ने भी 14 पॉइंट्स पेश किए। इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए जो आइन बनाया जाना था उसमें इन पार्टीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि तब जो है वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होने वाली थी वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो अंग्रेज़ों को बरसगीर के मुसलमानों की सपोर्ट की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए ये सिलसिला चलता रहा और जो है डिफरेंट लीडर्स जो है अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते रहे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और साइमन कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसमें कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग भी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इंडियन लीडर्स भी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसके रिज़ल्ट में एक साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है वो बनी। और इस रिपोर्ट के बाद लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 3 साल तक होती रही, 30, 31 एंड 32। और इसके बाद इसमें यही डिस्कशंस चलती रही कि कौन सा ऐसा या किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि यूनाइटेड इंडिया की गवर्नमेंट को रन करने के लिए काफ़ी हो। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके रिज़ल्ट में एक वाइट पेपर जो है वो जारी किया गया 1934 में, और ये वाइट पेपर जो है इसके बाद ये एक प्रपोज़ल दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और इसके बाद 1935 में जो वाइट पेपर का प्रपोज़ल था वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसको कहा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्ट के प्राइमरी सोर्सेज क्या थे। एक्ट के प्राइमरी सोर्सेज में साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, इसके बाद रिकमेंडेशंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, वाइट पेपर जो पब्लिश किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिज़ल्ट में,
और उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटीज़ थी। देन हम इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक एक पार्ट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स था और दूसरा पार्ट जो है वो फेडरल लिस्ट का सब्जेक्ट था कि सूबे और जो फेडरल है इन दोनों को चलाने के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहला पॉइंट ये रिटन एक्ट था, मींस के इसका एक प्रॉपर जो है इसको लिखा गया, इसकी एक बुकलेट बनाई गई, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसको लिखा गया। जिस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है, इसी तरह ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। मींस के फेडरेशन मींस के दो गवर्नमेंट होंगी, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी फेडरेशन और दूसरी सूबों की अपनी अपनी सेपरेट गवर्नमेंट्स होगी। ठीक है, इसके बाद जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको चॉइस दी गई कि अगर वो फेडरेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो बन जाएं। लेकिन जो दूसरे सूबे थे कंट्री के यूनाइटेड इंडिया के, उनको उनके लिए लाजमी था कि वो फेडरेशन का पार्ट बने। इसके बाद प्रोविजनल्स ऑटोनोमी मींस के सूबाई खुद मुख्तारी, जो सूबे हैं उनको खुद मुख्तारी दी गई, मींस के उनको इख्तियार दिया गया कि वो अपने सिस्टम्स को ख़ुद चलाएं। और इसके बाद डायरकी का जो सिस्टम्स है वो सूबों से ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट जो है वो क्या था, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स हैं, जो काम थे, मींस के जिस तरह आप कह सकते हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया सेंटर में और प्रोवेंसेस में। मींस के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल देखेगी और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोवेंसेस देखेंगे। तो उनमें क्या क्या था, उनमें एक लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल्स लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मींस के जो फेडरेशन के देखने के सब्जेक्ट्स थे वो फेडरेशन करेगी और जो सूबाई काम थे वो सूबे करेंगे। इसके बाद हायरार्की एट सेंटर, पहले जो है 1919 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें हायरार्की का जो सिस्टम था वो सूबों में था, और इस जो 1935 का एक्ट बनाया गया इसमें हायरार्की सिस्टम सूबों से ख़त्म करके उसको इसमें सेंटर में रख दिया गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया कि वो हायरार्की सिस्टम वहाँ से ख़त्म करके उसको सेंटर में ले गए। मींस के सेंटर को दो सब्जेक्ट्स बन गए, रिज़र्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। जो रिज़र्व सब्जेक्ट था उसको गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रखा गया, मींस के जो अहम मामलात थे जिस तरह से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, उसको जो गवर्नर जनरल देखेगा, और जो ट्रांसफ़र थे उसको कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगी। ट्रांसफ़र्स में मींस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशंस, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशंस वगैरह। इसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। मींस के टू हाउसेस, जो पार्लियामेंट है उसको दो हाउसेस में तकसीम कर दिया गया। जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, नेशनल असम्बली एंड सेनेट, उसी तरह वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेशन, बाई कैमरल जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें दो हाउसेस हुए, एक फेडरल असम्बली लोअर हाउस, जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में लोअर हाउस नेशनल असम्बली है, और दूसरा कौंसल ऑफ स्टेट अपर हाउस, जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट है। इसके बाद हम देखें तो कौंसल ऑफ इंडिया जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया। कौंसल ऑफ इंडिया बेसिकली क्या थी, 1919 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो ब्रिटिश कौंसल है, जो ब्रिटिश कैबिनेट है, उसका एक मेंबर यहाँ पर बैठता था जिसको सेक्रेटरी कहा जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया उस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो एक रिजिड एक्ट था। उसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वही अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है या उसको मॉडिफाई करना चाहती है वही कर सकती थी। इसके अलावा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थी उसको ये राइट नहीं दिया गया था, या किसी भी प्रोविंस को ये राइट नहीं दिया गया था कि वो इसमें कोई भी चेंजिंग कर सके। तो इसी तरह ये एक रिजिड एक्ट था।
और इसमें जो इंडियन लेजिस्लेटर हैं या इंडियन पार्लियामेंट है उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई थी। डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और नियरली 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को द राइट टू वोट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। जो भी सूबे थे इंडिया के, यूनाइटेड इंडिया के, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया और दो नए सूबे जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें सिंध और उड़ीसा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ बर्मा। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो बनाई गई उसमें ये प्रपोज़ल रखा गया कि जो बर्मा है उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया जाए और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया और इसीलिए बर्मा को के लिए एक सेपरेट एक्ट जो बनाया गया, बर्मा एक्ट 1935। और इस एक्ट के बनने के 2 साल बाद ही बर्मा जो है वो सेपरेट हो गया 1937 में। इसके बाद अगर हम देखें तो इस एक्ट पर क्या क्रिटिसिज्म हुआ था और क्या पॉइंट्स थे जिन्होंने इस एक्ट को जो है वो वीक बनाया था। सबसे जो पहला पॉइंट था वो ये था कि गवर्नर जनरल को और गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी और इस मामले में जो प्रोविंसेस हैं वो वीक थे। मीन्स कि गवर्नर को इतनी पावर दे दी गई थी कि जो कि डिक्टेटरशिप की तरफ भी लेकर जा सकती थी। अगर वो जब भी चाहते वो अपने एरिए में या अपने सूबे में डिक्टेटरशिप जो है वो उसको कायम कर सकते थे। इसके बाद क्या था, जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि फेडरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक थी। इस मामले में फेडरेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा कम जो है वो पावर्स दी गई थी एज़ कम्पेयर टू गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। और इसी तरह इसमें फेडरेशन के मामले में जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए फेडरेशन जो है वो वीक थी। देन जो है वो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी राइट्स दिए गए उनको डिफेंड करने के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि जो गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया गया था कि वो अपने बारे में खुद सोचें, अपने मामलात को खुद देखें, बल्कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वही इनके लिए सारे लॉज बनाएगी। ये खुद अपने लिए कुछ भी कोई एक्ट या कोई लॉ नहीं बना सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। मींस के ये जो एक्ट बना था इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी थी, कोई मॉडिफिकेशन करनी थी, अमेंडमेंट करनी थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ राइट ब्रिटिश पार्लियामेंट को था। यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया में या इंडियन पार्लियामेंट को ये राइट नहीं दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो लैक था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हम देखें तो हमारा लास्ट कंक्लूजन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो एक मेजर स्टेप्स था टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मींस के इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करने के लिए ये एक मेजर स्टेप था। और इसके बाद बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज़ किया गया, कुछ नए सूबे भी बनाए गए, इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें सिंध था। एंड फेलियर ऑफ एक्ट की जो बड़ी वजह ये भी थी कि जिन चीज़ों को जिस तरह से इन्फोर्समेंट करवानी चाहिए थी वो उस तरह से इन्फोर्स नहीं हो सकी। जो पावर्स फेडरल को या प्रोविंसेस को दी गई थी वो प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं हो सकी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। होप सो आपको समझ आया होगा।